हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि आपके लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको अच्छे लगते होंगे, आप उनको डेली देखते होंगे। तो आज हम अपनी एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। तो हमारे पास जो टॉपिक है, कल हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में की थी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। आज हम उसे नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास क्या थी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किस चार्ज के लिए किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और वो कैसे मूव करती हैं एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड पाथ भी हो सकता है, लेकिन जब हम उस पाथ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वो टेंजेंट हमें क्या बता देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होता है, पाथ होता है स्ट्रेट और कर्व्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इट इज द पाथ स्ट्रेट और कर्व। ये हमारे पास एक पाथ होगा, या तो क्या होगा, स्ट्रेट होगा इस टाइप में, या फिर कर्व की फॉर्म में हो जाएगा ऐसे। तो ये पाथ होगा। अब अगर हमें इसकी डायरेक्शन दिखानी हो तो डायरेक्शन कैसे दिखाओ भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में जा रही है, या इस टाइप से अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाती है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द टेंजेंट ड्रॉ at any point on the path straight or curved gives the direction of electric फील्ड। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देगा भाई, डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कल पढ़ ली थी कि किसकी बताती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। और उस पॉइंट के ऊपर अगर हम क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल या माइक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड पाथ है, हमने ए भी क्या मान लिया, एक कर्व्ड पाथ मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने मान ली। अब मान लेते मैं यहाँ पर कोई पी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ और इस पी पॉइंट के ऊपर मैं क्या डालता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो टेंजेंट क्या करेगा, इस साइड में डाल दो, अपवर्ड में डाल दो या डाउनवर्ड में डाल दो। ठीक है, तो ये टेंजेंट इसको टच करके जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या दिखा सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम शो कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं अलग अलग चार्जेस के लिए, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हम किसके लिए दिखाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, ये हमने क्या मान लिया, एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया। अगर इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे भाई, स्ट्रेट जाएंगी इस टाइप से, चारों हर डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी। और चारों डायरेक्शन में इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, वही हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए वो कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्री होती है। तो अगर हमारे पास एक ही चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम अगर एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करें तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चारों तरफ क्या होगी, सेम होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए जो लाइंस हम बनाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ये तो था पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास क्या आएंगी, इस तरह से
ये भी बिल्कुल सेम ही रहेंगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से। ये हो गई। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो आपकी आउटवर्ड होंगी, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपकी क्या होंगी, इनवर्ड। यानी सीधी बात क्या है, पॉजिटिव में से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव में क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगी। ये तो दोनों के लिए हमने अलग अलग दिखाया था। अगर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक साथ दिखाते हैं, दोनों चार्जेस को हम क्या लेंगे, साथ लेंगे। तो दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो कैसे होगा, यहाँ पर हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा है नेगेटिव चार्ज। तो जो पीछे हमने अभी डायग्राम बनाए थे उसमें देखा था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है और नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो ये हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट हो जाएंगे और नेगेटिव में जाके क्या हो जाएंगी, इनका एंड हो जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से जाएंगे भाई, इसके अंदर पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव में क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएगा इनका इस तरह से। और जो इस तरफ की होंगी वो इस तरह से चली जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या दिखा सकते हैं भाई, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या थे, दो अपोजिट चार्जेस थे। अगर हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस नहीं है और दोनों क्या है, सेम चार्जेस है और दोनों के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है। अगर हम दोनों पॉजिटिव की बात करते हैं तो दोनों पॉजिटिव की बात किस तरह से आएगी भाई, देखो अगर हमारे पास क्या है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है क्या हुआ, एक ये चार्ज है क्या हुआ, दोनों के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों का जो चार्ज होगा कैसा है, सेम है। जब दोनों का चार्ज सेम होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे शो आउट करेंगे। अब देखो इनके जो बीच का जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट हमारे पास ये है, हम इस मिडिल पॉइंट को पहले मार्क कर लेते हैं। अब देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ भी जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, यहां पर भी जाएगी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, अब इसी तरह इसकी भी जाएगी भाई, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनके लिए। और जो रिपल्सन होगी वो इस एरियाज के बीच में होगी, क्योंकि दोनों चार्ज सेम हैं और दोनों क्या है भाई, इक्वल है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी वो यहाँ तक तो जाएगी, इसकी यहाँ तक आएगी, लेकिन दोनों बीच में रिपल्सन होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसी तरह क्या होगा, अपर डायरेक्शन में चली जाएंगे वही ऐसे, और इसकी भी क्या होगी, इस तरह से जाएंगी। तो बीच का ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये जो एरिया बचा, इसके अंदर क्या रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट हम इसको बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट हुआ, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एरिया हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, इसकी जगह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। और ये जो वैल्यू आएगी जब दोनों चार्जेस इक्वल होंगे ना, तो यहाँ पर जो ये न्यूट्रल पॉइंट आएगा दोनों बिल्कुल मिडिल पॉइंट के ऊपर आएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह हमारे पास क्या होते हैं, दोनों सेम चार्ज होते हैं, लेकिन एक के ऊपर ज्यादा चार्ज होता है और एक के ऊपर क्या होता है, कम चार्ज होता है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हमने चार्ज मान लिया Q1, ये हमने मान लिया Q2, लेकिन इस केस के अंदर हमने क्या मान लिया कि जो Q1 है वो ग्रेटर देन है किससे, Q2 से। अब Q1 के ऊपर चार्ज ज्यादा है और दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, सेम चार्ज है, हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड में जा सकती है, इस साइड में फ्रीली जा सकती है और इस साइड में, इसकी इस साइड में फ्रीली, बाकी इन तीन साइड में फ्रीली जाएगी। लेकिन ये जो एरिया है इसमें क्या होगी, रिपल्सन होगी। लेकिन देखो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, कम है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इनका, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहां तक जाएगी, यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और इसकी क्या करेगी, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कम डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, तो ये दोनों क्या होंगी, रिपेल हो जाएंगी एक दूसरे से। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर चली जाएंगे वही इस तरह से। और ये जो एरिया आएगा ना बीच में, इस एरिया को हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल पॉइंट। तो अब की बार जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, शिफ्ट हो गया। इसमें देखो बिल्कुल मिडिल में था, लेकिन जैसे ही चार्ज की वैल्यू ज्यादा हुई तो न्यूट्रल पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया किस साइड, जिस साइड हमारा चार्ज कम है उसकी साइड, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, ज्यादा रिपल्सन शो करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा। और इसके ऊपर चार्ज कम है तो क्या करेगा, ये कम रिपल्सन शो करेगा, कम फोर्स लगाएगा। तो इसके जो न्यूट्रल पॉइंट हो क्या होगा, Q2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे,
अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग हमने क्या दिखाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हैं। नेक्स्ट देखो ये तो हमने क्या की थी भाई, दो चार्जेस की बात की थी, लेकिन दो चार्जेस के अलावा हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम चार्ज डाल देते किसी लेंथ के ऊपर तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस के ऊपर, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम शो करते हैं तो किस तरह से आएगी। अगर मान लेते हैं भाई मैंने क्या मान ली, एक लेंथ मान ली, इस लेंथ के ऊपर मैंने क्या कर दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो किस तरह से जाएंगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा किसी भी सरफेस के या फिर हमारी जो लेंथ होती है हमेशा उसकी क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहती हैं, कभी भी उसके नॉर्मल में कभी भी उसके पैरेलल में नहीं आती है, हमेशा क्या रहती है उसके नॉर्मल रहती है सरफेस के। तो इसके लिए नॉर्मल जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जाएगी, इस साइड में, इस तरह से इस साइड में, इस साइड में। तो हम इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे तो वो क्या होगी, इसके भाई परपेंडिकुलर चली जाएगी, दोनों डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं, शो आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा किसी भी सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती हैं, कभी भी उसके पैरेलल में नहीं जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे ये काम करती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो भाई सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले दीज आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। अब देखो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व होती है, डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, ये एक जगह से स्टार्ट होती है दूसरी जगह पे इनका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ये क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक हमारे पास नेगेटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे और कहां पर चली जाएंगी, नेगेटिव पे जाके इनका एंड हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखना है, कोई भी हमारे पास चार्ज बॉडी होगी उसके इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर इसके अंदर ये एग्जिस्ट करती है तो ये क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। फिर ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में एंटर करती है, नेगेटिव के अंदर है तो फिर बाहर निकल के चली जाती है, फिर नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर मतलब ये क्या करती है, क्लोज लूप को फॉलो क्रिएट कर देती है। लेकिन ये क्या होती है, अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ क्या होगी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में क्या कर जाएंगी, एंटर कर जाएंगे। अगर हम सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो स्टार्ट तो कहां से होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पर हो सकती है, हमारे लिए वो पॉइंट हम मानते हैं उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं कि भाई वो इनफाइनाइट के ऊपर एंड हो जाएंगी। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में क्या होती है, एंटर करती हैं, तो वो एंटर तो हम कर देंगे लेकिन हमें क्या पता वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है। तो नेगेटिव के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम इनफिनिटी मान लेते हैं और एंडिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और इस तरह पॉजिटिव चार्ज के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और एंडिंग पॉइंट हमारा कहां पर हो जाएगा, इनफाइनाइट के ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर देंगे, हमारी डिसकंटिन्यूअस कर्व की तरह काम करती है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास क्या आती है, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अब तक पढ़ा है वो सारी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। सेकंड हमारे पास क्या होता है भाई, द टेंजेंट at any point of it gives the direction of electric field intensity. The tangent at any point of it gives the direction of electric field intensity. कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मैं उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो वो टेंजेंट हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन को बता देता है। ये हमने अभी भी
पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था तभी हमने पढ़ा था, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ के ऊपर हम आगे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता, तो सेम वही प्रॉपर्टी है ये। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है, वही पेपर के अंदर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। कभी भी क्रॉस नहीं करने का क्या मतलब है कि वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और इसका रीजन पूछा जाता है पेपर में। जैसे मान लेते हैं हमारे पास हमने दो कर्व्ड लाइंस ले ली, ठीक है, ये हमने मान लिया ए बी और ये मान ली भाई सी डी, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है। अब देखो अगर जहां पर ये इंटरसेक्ट हुई हैं, अगर मैं उस पॉइंट की बात करता हूं तो ये यहां पर इंटरसेक्ट होगी। अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट किस साइड में जाएगा, इस साइड में। और अगर हम बात करते हैं सी डी की तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट जाएगा वो क्या होगा, इस साइड में चला जाएगा टेंजेंट, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट आ गए और हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा है कि जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या दिखाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी दो डायरेक्शन होगी, और जो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर हम अपने से खुद से इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे कोई ये बोले कि मैं राइट साइड में भी उसी टाइम पे जाऊं और लेफ्ट साइड में भी उसी टाइम पे जाऊं, तो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। या तो मैं राइट में जाऊंगा या फिर मैं लेफ्ट में जाऊंगा। तो ये रीजन इसके साथ है, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जाएगी या फिर ये इसी साइड में जाएगी, एक टाइम पे दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकती। तो इसका यही रीजन है कि एक पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट हम ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन वो दो डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, बैनिश कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाती है। तो ये रीजन है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करेंगे। तो आपने इसका रीजन ये बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती है, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से थोड़ी देर के लिए। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती हैं किसी भी सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर। इसके अंदर लिखो दीज आर नॉर्मल ओवर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। हमेशा क्या होती है, सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर क्या रहती है, वही है नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो नॉर्मल रहेंगे। अब इसके अंदर क्या होंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, जब ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, दीज लाइंस आर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। ये जो लाइन है ये सीधी जाएंगे भाई, ये नहीं होगा कि कहीं पर ये बैंड होगी या इनके रास्ते में कोई चीज आ गई तो वहां से क्या होगी, ये दूसरी साइड से निकल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या जाएंगे, हमेशा एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, दे एग्जर्ट लेटरल प्रेशर, ठीक है। ये क्या करती है भाई, एक लेटरल प्रेशर लगाती हैं। लेटरल प्रेशर का क्या मतलब, अगर हमारे पास दो चार्जेस है, दोनों सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो भी क्या होंगे, एक दूसरे रिपेल करेंगी। तो वे दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स को हम किस टर्म में दिखा रहे हैं, लेटरल प्रेशर की टर्म में हम उसको दिखा रहे हैं। अब यहां से देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस के क्या हो जाएगी भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब देखो अगर मान लेते कोई एक हम चार्ज मान लेते हैं, चार्ज मान लेंगे, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होंगी, ज्यादा होंगी,
वहां पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और जहां पर ये कम होगी वहां पर क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक प्रेशर किस तरह से एग्जर्ट करेंगी, जैसे हमने माना भाई ये हमने एक चार्ज माना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या दिखाता हूँ, एरो, ये वेक्टर साइन दिखाता हूँ इस तरह से, चारों डायरेक्शन में मैंने दिखा दी। अब जितनी इनकी लेंथ होगी ना, माने ये चार्ज है कोई भी क्यू चार्ज हमने मान लिया प्लस क्यू, जितनी इनकी लेंथ होगी उतनी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ज्यादा डिस्टेंस दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इन एरो के बीच की जो डिस्टेंस हो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी भाई, इस तरह से। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से कम होती चलेगी तो हमारे पास क्या करेंगे, ये लेटरल प्रेशर इस टाइप से दिखाएंगे। अगर मैं इनको मिला देता हूं तो देखो भाई ये इस तरह से आ गया हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये आ जाती है। तो ये क्या करती है, जो ये एरो की साइन होती है, जो इनकी लेंथ है एरोज की, वो किसको दिखाएगी, ये हमें दिखा देती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, ठीक है। स्ट्रेंथ को दिखाने का क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा इनकी क्या आती है, स्ट्रेंथ आएगी। और जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस कम होती चली जाएगी उतनी इनकी क्या होती चली जाएगी, स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मैं लेटरल प्रेशर की बात करता हूँ, यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के ये कैसे आया, ये हमने ट्रू किस तरह से किया। अगर हम कूलम्ब्स फोर्स की बात ना करते तो इसके अंदर हम कैसे दिखाएंगे कि डिस्टेंस के साथ साथ ये कम होती जा रही है। जब ये डिस्टेंस के साथ साथ कम होती जाएगी तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लेते हो, इस ओ पॉइंट के ऊपर हम कोई चार्ज रख देते हैं, ठीक है। अगर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको 3D में मानते भाई हम, जैसे मान लें यहाँ पर कोई चार्ज रखते हैं तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो 3 डायमेंशन के अंदर जाएगी। लेकिन बोर्ड के ऊपर हम क्या दिखा सकते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन दिखा सकते हैं भाई, हम एज्यूम कर सकते हैं कि 3 डायमेंशन हम दिखा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूँ इस तरह से जाती है, क्योंकि जो इसके पास होगी तो पास रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगी तो क्या होगी, एक दूसरे से दूर भी जाती जाएंगी, फैलेगी। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसकी दिखा दी। तो यहां पर देखो यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि ये क्या बनाती है कि एंगल बनाते हुए हमारे पास कौन सा, एक सॉलिड एंगल बनाते हैं, जिसको मैं यहां पर दिखा देता हूं ट्रैक्टर से, ठीक है। ये हमने सॉलिड एंगल दिखा दिया, सॉलिड एंगल होगा। तो यहां पर मैंने दो एरिया जूम कर लिया भाई, एक तो ये और एक मैंने ये। अब ये मैंने मान लिया, अब इनका नाम हमने क्या रख दिया भाई, इसका नाम P1 रख दिया, इस पॉइंट का नाम, इसका नाम रख दिया P2। ये जो डिस्टेंस है O से ये हमने मान ली भाई R1, और जो P2 की डिस्टेंस है ये हमने क्या मान ली R2 के इक्वल मान ली भाई। और जो ये डिस्टेंस है एंगल की हमने किसकी इक्वल मान ली, R के इक्वल मान ली। अब देखो अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखते हैं तो O से लेकर जो P1 पॉइंट और जो P2 पॉइंट है, अगर हम इसके चारों तरफ एक सर्कल जूम कर लेते हैं भाई, तो इन दोनों सरफेस में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, सेम पास हो रही है भाई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होके जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर देखो अगर हम P1 की बात करते हैं तो इसका एरिया कम है, इसका क्या है ज्यादा है। तो इस एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो क्या पास पास, और इसमें क्या है दूर दूर है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और इसके अंदर क्या होगी वीक होगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। तो हमें यही इसके अंदर क्या करके दिखाना है, कंपेयर करके दिखाना। तो देखो सबसे पहले हमने जो सॉलिड एंगल बनाया है वो सॉलिड एंगल हमारे पास क्या होता है भाई, अगर मैं इस सॉलिड एंगल को निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। अब ये छोटा सा सॉलिड एंगल है तो इसके अंदर जो चेंज होगा, चेंज हम क्या बताते हैं भाई, जो डेल्टा एस होगा, जो इसकी डिस्टेंस होगी कितनी है R, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सॉलिड एंगल का हमने फॉर्मूला दिखा दिया। अब इसके अंदर देखो भाई, अगर हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं, यहां से अगर मैं एरिया निकालता हूं P1 का और P2 का, अगर P1 और P2 हम दोनों का एरिया निकालते हैं तो जो डेल्टा S होगा उसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल्टा S हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सॉलिड एंगल इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं P1 की, तो P1 का जो एरिया होगा, एरिया P1, तो P1 का हमारे पास जो एरिया जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, डेल्टा
सेमी सीटर में जो हमारा एंगल है सॉलिड एंगल वो, और इसकी डिस्टेंस कितनी है r1, तो इनटू में क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर। अगर इसी तरह मैं P2 का निकालता हूं एरिया, P2 सरफेस का, तो इसका क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल इनटू में r2 का स्क्वायर। हमारे पास ये एरिया आ जाता है। अब मैं क्या करता हूं, अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां से जो हमने चार्ज रखा है उसके अंदर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर निकली हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी कितनी है n है। तो इस P1 एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी और P2 में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्रॉस होंगी, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया P1, यानी P1 को कितनी क्रॉस करेंगी। तो देखो भाई n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये हमारे पास एरिया है, यानी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया हम ले लेते हैं भाई, पर यूनिट एरिया। अब देखो जो पर यूनिट एरिया हम दिखाते हैं, पर यूनिट एरिया अगर टोटल, एक तो हम टोटल एरिया की बात करते हैं, अगर पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो किसकी दिखाते हैं भाई, इसकी डेंसिटी के बारे में बताता है। तो जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर उतनी ज्यादा क्या होगी स्ट्रॉन्ग होगी। तो नंबर डेंसिटी अगर हम P1 की निकालते हैं तो टोटल हमारे पास क्या n है, और अगर मैं उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो एक पॉइंट के निकल के आ जाती है, और वही हमारी क्या होती है डेंसिटी होती है। तो जब हम P1 की बात करते हैं तो P1 के ऊपर क्या हो जाएगा भाई n डिवाइडेड बाई, और इसका एरिया हमारे पास क्या है सॉलिड एंगल इनटू में r1 का स्क्वायर। और इसी तरह P2 के ऊपर निकालते हैं तो n डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, और ये हमने क्या निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है P1 और P2 के ऊपर। तो ये हो जाएगा सॉलिड एंगल इनटू में r2 का स्क्वायर। हमारे पास ये आ गया। अगर मैं यहां से E1 और E2 दोनों को क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी। अगर मैं E1 डिवाइड बाई E2 करते हैं तो E1 की वैल्यू क्या है भाई n डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल इनटू में r1 का स्क्वायर, और E2 की वैल्यू भी आ गई n डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल इनटू में r2 का स्क्वायर। तो यहां से E1 और E2 n से n कैंसिल हो जाएगा, इससे r2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और r1 का स्क्वायर क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास देखो E1 ऊपर है r1 नीचे, E2 नीचे r2 ऊपर है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी क्या है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही चीज हमने यहाँ पर बताई थी कि ये क्या करती है इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सर्ट करती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां पर इनका प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक यानी कि नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी। नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेंगी, और ज्यादा डिस्टेंस दूर जाओगे तो इनकी जो डेंसिटी कम हो जाएगी वो क्या करेगी कम फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो ये हमारे पास क्या थी भाई कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हमने क्या किया है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा और उनकी क्या की है प्रॉपर्टीज की हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इनको देखोगे, अच्छे से समझोगे, और अच्छा लगे तो आप कमेंट करोगे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको टाइम पे आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तब तक इसके लिए